जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सवर शुक्ला और आज हम लाइव भारत पर लेकर आए स्पेशल शो संडे स्पेशल और शो का नाम है जनता की आवाज़। तो आज जनता की आवाज़ में हमारे साथ हैं लाइव भारत के कैमरे के आगे हमारे साथ है संदीप सिंह। तो संदीप सिंह हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात है कि संदीप सिंह कई अखबारों में भी काम कर चुके हैं और मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं, अपना ये मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो ज्ञान है इनका ज्ञान हर विषयों में बहुत बड़ा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे लाइव भारत के एक्सपर्ट के तौर पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 जून को, जी हाँ कल की बात करते हैं और हम करेंगे बीते हुए 7 दिनों की भी बात, लेकिन सबसे पहले हम मुद्दा करते हैं कल की बात। तो संदीप जी, कल 8 जून है, कल से मॉल सेंटर खुलेंगे, मंदिर खुलेंगे, सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे अलग अलग नियमावली के साथ। तो सबसे पहले आपसे सवाल, आप कहाँ जाना चाहेंगे? कोरोना का संकट है। कोरोना के संकट तो देखते हुए मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगा, तो घर ये में ही रहना चाहूँगा अगर मैं एक आम इंसान होता। लेकिन मेरी ड्यूटी है लोगों से तालमेल करना, मेरी नहीं मजबूरी नहीं, है। मैं आप पर पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, मैं जनता की आवाज़ कर रहा हूँ। जनता क्या फैसला करेगी? जनता बड़े दिनों से उपस्थित हो रही है, मंदिर खुल जाएं, गुरुद्वारे खुल जाएं। जी सेंटर सरकार ने आदेश दिए हैं जी कि गुरुद्वारों में प्रसाद नहीं मटना। जी जथेदार जी ने साफ स्पष्टों में कह दिया ये हमारी मर्यादा के उल्ट है, प्रसाद भी चलना है, रश भी इकट्ठा होना है। तो क्या कोरोना का संकट बढ़ सकता है? जरूर, क्यों नहीं बढ़ेगा जी। अमृतसर की हालात देखिए आप जी। इस टाइम पूरे पंजाब में सबसे एक नंबर पे 426 पेशेंट कल तक थे। कल तक, जी जी। जो आज मुझे कुछ समाचार मिला है उसमें और शाम तक और बढ़ती हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि संदीप जी आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पे अभी अभी मुझे खबर मिली है एक डॉक्टर को निजी हॉस्पिटल की क्या उनकी डेथ हो गई। ऐसे तमाम कोरोना को लेकर अपुष्ट खबरें कितना लोगों को मैं समझता हूं कि परेशान करती हैं। जरा आप हमारे दर्शकों रूबरू करते समय आप बताइए कि कोरोना के संकट में सोशल मीडिया से हम कैसे बचें? जी। कोरोना के संकट से बचने के लिए सबसे पहले लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकारों के हाथ खड़े हो चुके हैं, प्रशासन अपनी ढील देनी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग घरों में भूखे मरेंगे। कामकाज लोगों के बिल्कुल ठप हो चुके हैं, लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा बात है ना संदीप सिंह जी ने हमसे कही। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या धार्मिक स्थल कुछ भी खुलेंगे, मॉल भी खुलेंगे, सेंटर भी खुलेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जनता क्या जाएगी, क्या जाएगी, या उसका इंतजार हो रहा है या कोरोना से डरेंगे? जी। देखो, मॉल खोलना जी सरकार की मजबूरी है जी। मंदिर गुरुद्वारे खोलना मजबूरी बन चुकी है जी। सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए अपनी इनकम के लिए। धार्मिक संगठन लगातार इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि मंदिर गुरुद्वारे क्यों नहीं खुलने चाहिए। अगर शराब के ठेके खुल सकते हैं तो मंदिर गुरुद्वारे क्यों नहीं खुल? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कोरोना की जो गिनती बढ़ी है, मैं पिछले 4 दिनों की बात करूँ, अमृतसर में 20 के नीचे 18, पहले 15, 18, 20 और अब 28 और आज की अभी आनी बाकी है। तो ये बताइए कि आप नहीं समझते कि ये कोरोना बम फूट रहा है? कोरोना बम लगातार फूटता जा रहा है, जहाँ जहाँ तक नहीं पहुँचा वहाँ तक भी पहुँच रहा है। कोरोना इस तरह फैल रहा है कि कम्युनिटी लेवल पे जाने को तैयार है। ठीक है, चाहे वो किसी के घर में जाए, चाहे कहीं और जाए, कहीं भी आ सकता है। इस टाइम जो कोरोना की स्थिति इस तरह हो चुकी है, अगर ये सब कुछ खुलता है, अगर किसी गुरुद्वारे में कोई जाता है तो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कौन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा? सरकार कह रही भी प्रसाद जो आपने हाथों से नहीं देना, और उधर दूसरी तरफ गुरुद्वारे मंदिर वाले कह रहे हैं ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम प्रसाद जो हमने हाथों से। चलो प्रसाद से बात आई, किसको रोक पाएंगे आप? सबसे बड़ी बात संदीप जी, जैसा कि कल 8 जून है, हमने 8 जून की बात की, अब हम 6 जून पे लौट आते हैं। 2 दिन पहले 6 जून थी। और सबसे बड़ी बात, 2 हत्याएं हुई हैं और इस्लामाबाद इलाके में हुई है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी, 6 जून को सिक्योरिटी इतनी लगाई जाती है, पूरा शहर सील कर दिया जाता है। तो हम क्राइम की बात करें तो क्राइम, कोरोना और क्राइम, तो कल जिस तरह 2 हत्याएं हुई हैं, और मैं समझता हूं कि आधा किलोमीटर के रेंज में 2 हत्याएं हुई हैं और 6 जून थी, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी पर भी सवाल है। जी। 6 जून का जहाँ तक विषय आता है कि सरकार को बाहर से फोर्स बुलानी पड़ती है, वो क्यों बुलानी पड़ती है उसके विषय में मैं बात करता हूँ। अभी पहले जो आपने सवाल पूछा है भी हत्याओं के मामले में, जी जी। हत्याओं का मामला ये ऐसा मामला है कि एक तो पर्सनल रंजिश कुछ जी। वो नशे के कारण वो हत्या हुई, नशे के कारण वो हत्या हुई। दूसरा कारण वो भी कोई निजी था, वो उसकी अभी जांच पुलिस कर रही है।
लेकिन इतनी कड़ी व्यवस्था में बीच में लोगों को ये मर्डर एक बड़ा चिंता का विषय है। कम्युनिटी लेवल पे इस तरह का लोगों के बीच में क्राइम होना, शरेआम 11 गोलियों से उस व्यक्ति को मारा गया। ठीक है, दूसरा जो केस था उसमें जलाने की कोशिश की गई, लाश को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जी गई। जी बिल्कुल। ये चिंता का ही विषय है। जी जी सरकार ने अपने वॉलंटियर भर्ती किए हुए हैं, वॉलंटियर जगह जगह हाथ देते हैं, लोगों को खिलाते हैं, लोगों के चालान करते हैं, लोगों के कागज चेक करने लगे हैं। एक्चुअली जो व्यवस्था क्या होनी चाहिए, लोगों के चालान करने के बजाय लोगों की पर्सनल सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। घरों से चोरी हो रही, घरों से बाहर स्कूटरी लगी गैप, मोटरसाइकिल लगा आधे घंटे में गैप, रख के देखिए किसी चौक पे। बहुत बड़ी बात की आपने संदीप जी। सबसे बड़ी बात, लाइव भारत ने मुद्दा उठाया था और इसकी खबर भी चलाई थी वॉलंटियर के बारे में। यहाँ के डीसीपी जो हैं जगमोहन जी, उन्होंने कहा भी था कि हमने बुलाया नहीं, निष्काम सेवा करनी है तो आ जाएं। तो जनता के अदालत में और जनता के विचारों के साथ साथ हम और भी बातें करेंगे, और हम बात करेंगे, अब चलते हैं सियासत से। पंजाब की सियासत फिर अमृतसर आ गई है संदीप जी। आप, नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस और दिल्ली पहुंचे हो तो बीजेपी, जो अभी एक विवाद चर्चाओं का होड़ है, तो सियासत में पुल भी आ गया, सियासत में पुल भी आ रहा है, और सियासत में आ रही हैं और भी चीज़ें, जैसे आप और पुल। तो आप और पुल का क्या तालमेल है सियासत से? जी सफर जी ने जो बात की, एक ही बात में कई बातें कह चुके हैं। सियासत से ही शुरू करते हैं। सियासत सबसे पहले अमृतसर धुरे की बात करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी। नवजोत सिंह सिद्धू जिनकी पहले एक पाले से निकले, दूसरे पाले में गए, अब तीसरे पाले की तैयारी चल रही है, लेकिन वो पाला अभी तक यस नहीं हुआ। एक पीके नाम के शख्स का नाम चर्चा चल रहा है। पीके बहुत मशहूर व्यक्ति है, जो राजनीति का बड़ा खिलाड़ी है। उसने शायद कांग्रेस वालों को बोला है भी अगर आपने अगली इलेक्शन में फतेह करनी है तो सिद्धू को अपने पास रखें और ओहदा दें उसे कोई बड़ा नहीं। ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी से बात गई है क्या? नहीं, ये तो कांग्रेस में वो पीके या आपका पीके? नहीं, वो पीके शायद एक प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति। जी नहीं, प्रशांत किशोर का ये ऐसी चर्चाएं हैं। चर्चाएं जब प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, सिद्धू से क्या सलाह दी? वो सभी को सलाह देते हैं, पहले बीजेपी के सलाहकार रहे, फिर अलग अलग पार्टियों के रहे, अब वो क्या सलाह देते हैं? जो चर्चाओं की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का उन्होंने दामन छोड़ के आपका पकड़ा था जी, दिल्ली में आपको जिताया जी, लेकिन फिर भी उसमें एक बड़ी चर्चा। अच्छा ये बताइए, कहाँ तक सिद्धू क्या आप में जाएंगे? मुझे नहीं लगता भी वो आप में जाएंगे। तो कांग्रेस, दूसरी बात जोड़ रहा हूँ, उनके मन का कुछ भी पता नहीं। मुझे ऐसा लगता भी उनकी पत्नी को भी नहीं पता होता है उनका मन का क्या करना है। उन्होंने सुबह उठ के, चलिए बड़े मुझे लगता भी बड़े एक डिफरेंट तरह के व्यक्ति हैं, अपने काम को अपने तरीके से करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। अच्छा सुनिएगा, एक आप आम जनता के हिसाब से आप ही बताएं, सिद्धू को कांग्रेस में रहना चाहिए जिस कदर वो रह रहे हैं, या उनको रहने दिया जा रहा है, वो सही है, या आप में जाना सही? आप बताइए। बड़े बेआबरू होके रह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अरे बड़ी बात बड़े बेआबरू होके रह रहे हैं, तो ये बात है संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी, आगे हम आपसे बात जानेंगे, और हम बात जानेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता सियासत पे, पहली बात तो सिद्धू साहब की, आप आगे में अगर जाते, लोगों में एक बड़ा चर्चा भी, अगर वो आम में जाते, आम को माझा जोन में ऐसी बूस्ट मिलेगी जहाँ से हर बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी का शायद माझे में एक खाता भी नहीं खोला। तो आप सोचते हैं कि अगर सिद्धू आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बन जाएगी? बन सकती है। बड़ी बात है। तो ये तो अटकलें पहले भी थी, 3 साल पहले भी थे जब ये चले आए। एक विकल्प, अजहरुद्दीन और क्या नाम है, डॉक्टर राजकुमार, इन दोनों ने सिद्धू को कांग्रेस में लेके गए, जहां तक मुझे मालूम है, मैंने खबर भी लगाई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये पहली मीटिंग हुई तब मैंने खुलासा किया था। उसके बाद में जब ये आप में जाने की बात हुई, यहाँ तक कि सीएम को कुर्सी को लेकर, तो सीएम की कुर्सी में क्या आम आदमी पार्टी सीएम बनाएगी सिद्धू को? बताइए। सीएम आम आदमी पार्टी का, ये देखो जी, सबसे बड़ी बात यही है कि आपके शो में भगवंत मान कहाँ जाएगा जी? भगवंत मान कहाँ जाएगा, सबसे बड़ा सवाल। इसका मतलब सीएम की कुर्सी नहीं मिलने वाली नवजोत सिंह सिद्धू को अगर वो आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो। इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ, इस बात का खंडन सिद्धू ने अभी तक खुद नहीं किया अपनी जुबान से। इस बात का खंडन राजकुमार वेरका को बाहर आगे करना पड़ा भी वो आम आदमी पार्टी में नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि सिद्धू वाणी कुछ भी बोल सकती है, जैसे कि वो खुद नहीं आए, जैसा कि चर्चाओं का बाजार गर्म है, सोशल मीडिया का बाजार गर्म है। सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धू को जब डिप्टी सीएम के बारे में, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा नहीं, ये सवाल मैंने पूछा था, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, पंजाब के सीएम है, उन्होंने मेरे सवालों के जवाब में कहा था कि हम कांग्रेस में डिप्टी सीएम का पद ही नहीं। तो ये बड़ा खुलासा किया था मैंने अखबार में अपने कलम से। तो उसके बाद में डिप्टी सीएम बनाने वाला काम खत्म हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे सिद्धू निकाय मंत्री बने। उसके बाद में उनकी पत्नी को लेकर आरोपों की, रिश्वतबाजी का, ऐसा भी कुछ तमाम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, विवादों में, चर्चाओं में रहे। उसके बाद में क्या हुआ सभी जानते हैं। इस समय वो केवल एमएलए है। एमएलए ही है ना, केवल एमएलए ही रह गए। सफर जी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वो बात है, हाथ न पुजे थू कोड़ी, ये उनका हाल हुआ है। कौन आदमी नहीं चाहता मैं डिप्टी सीएम बनूं, कौन आदमी नहीं चाहता मैं मंत्री बनूं। इसमें आपने बोला भी कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि सियासत, कांग्रेस की पिछली सियासत में जाइए, कुछ चीर पीछे जाइए, पट्ठल ग्रुप एक बार डिप्टी सीएम का ओहदा लेके दिल्ली से आई थी। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, मैंने नहीं कहा। मैंने सवाल किया था क्या डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नहीं चाहते कि कोई ऐसा धड़ा उनके खिलाफ खड़ा हो, इसलिए उन्होंने, चले एक सिद्धू का नाम आया तो एक सिद्धू सड़क भी है जिसमें 48 लाख रुपए सरकार के लग चुके हैं और ये बिल्कुल बी ब्लॉक के से होती हुई है। उसका उद्घाटन भी हुआ, बन भी गई। और मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल पूछा था कि सिद्धू सड़क कब खुलेगी, तो उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा था सिद्धू तो अभी जिंदा है। तो मैंने कहा, कहता वो तो अभी जिंदा है, सड़क कैसे बन गई। मैं कहा नहीं, लोगों ने वहां पे सिद्धू सड़क नाम दे दिया उसको, पूरा इलाका। तो वो सिद्धू सड़क अगर खुल जाए तो मैं समझता हूँ कि आधी आबादी शहर की ये जो ट्रैफिक से निजात पा सकती है। बताइए हमारे दर्शकों। देखो जी, वो सड़क पे सियासत भी चली, टकरा किसका था उसमें, डायरेक्ट टकरा फिर मंत्री का, सिद्धू का, सरकार, अपनी सरकार के साथ सदा इसका विरोध रहा है। मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा कि पास बह के उसने कुछ अपने मतलब का कोई काम करवाया। सभी केस में मैं आपको बता दूं, जब ये सड़क बनी उस समय सिद्धू एमपी थे और सरकार कांग्रेस के केंद्र में थी। तब कहा गया, बीजेपी के नेताओं से मैंने बात की, तरुण चुग से बात की, मैंने श्वेत मलिक से बात की, मैंने अनिल जोशी से बात की, मैंने यहाँ के मेयर से बात की, मैंने यहाँ के मंत्रियों से बात की, तो उनका यही कहना था कि सरकार कांग्रेस की है वहां पे। तो कहीं ना कहीं जब सिद्धू बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में लौटते हैं और इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो अब ये कहा जा रहा है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है। तो कुल मिलाकर सियासत होती रही। 48 लाख रुपए जनता के पैसों से लगे। अगर वो सड़क खुल जाए तो मैं समझता हूं कि रेलवे स्टेशन, श्री हरमंदिर साहब, अतिरिक्त श्री दुर्गाणाम तीर्थ धाम और अन्य मुख्य स्थलों की जो दूरी है वो कम से कम 1.5 किलोमीटर कम हो जाएगी। और हाल गेट के लगने वाला जाम और हाथी गेट के लगने वाला जाम, लाहौरी गेट के लगने वाला जाम, ये जाम काफ़ी कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बस अड्डे से बीच में से आप निकल के इस्लामाबाद होते हुए खालसा कॉलेज जो पुल बन रहा है उससे आप सीधा बॉर्डर पहुंचा जा सकता है और पूरे शहर की ट्रैफिक निजात मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात कि इस रास्ते को खुल जाने से अमृतसर रेलवे स्टेशन से और छाटा तक पहुंचने में केवल 2 लाल बत्ती मिलेगी। आई एम राइट? यू आर राइट। मसला की है, मसला घुमा के होई आंदा भी सिद्धू जिस मसले ते पैर धरदा है ਉਹਦੇ पैर ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ बहुत ज़्यादा बंदे खलोते हुए ने जो जिस मसले ते भी गल करना। चलिए क्यों रीजन की है ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ग्रुप तैयार हो जाए। अच्छा, अब फिर हम सियासत में लौटते हैं और सियासत लौटते हैं वैष्णो देवी जाने वाले अमृतसर के गुरु रामदास की बसाई अमृतसर को जोड़ने वाले रास्ते से। तो क्या वजह है कि सियासी दल गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर और माँ वैष्णो देवी को जाने वाले रास्तों को लेकर सियासत कर रहे हैं? कोई यहाँ पे अपने बैनर लगवा रहा है, होर्डिंग लगवा रहा है, तो कोई दिल्ली जाकर वहाँ से वीडियो रिलीज कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि अमृतसर को लेकर ये सियासत हो रही है, क्या है ये सारा कुछ? सफर जी बहुत वधिया सवाल पूछा तुसी। ये एक अमृतसर जिले ਨਾਲ जुड़िया होया सवाल नहीं है, ये पूरे साडे उत्तरी भारत ਨਾਲ जुड़िया होया मसला सीगा। कटरा हाईवे ਜਿਹੜਾ बन रहा सी दिल्ली तो कटरा, ਇਹ ਇੱਕ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਦਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੜਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਇਆ ਮੋਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਧੜਾਬੰਦੀ ਕੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੜਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2-3 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੜਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਮੈਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਪਰ अल्टीमेटली फायदा अमृतसर ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल ठीक गल आपने बताई। तो ये पंजाबी हिंदी मिक्स कर दी हमने, सॉरी, क्योंकि जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ चाहे जिस मर्जी भाषा में हो, क्योंकि हम जनता की आवाज़ बनेंगे, हर भाषा भी आपको सुनाएंगे। और बोलने वाले तो अंग्रेजी भी बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ वही बोलता हूँ जिसमें पकड़ हो। तो पकड़ हमारी पंजाबी में भी है, तो हम आपको बाद में बात करेंगे। हुण तुसीं यह गल दसो कि मजदूर पंजाब तो जा चुके ने, आने वाली फसल कितनी प्रभावित होगी पंजाब च? आने वाली फसल प्रभावित हो रही है। ये लगातार सिलसिला चल रहा है। कल एक चैनल ते बड़ी रिप्यूटेड खबर दिखाई गई भी लोगों ने बाहरों मजदूर बुलाने वास्ते प्राइवेट बसां करके भेजियां भी मजदूर आ जाण, साडे जिहड़े खेतां दा काम शुरू हो जाए। इत्थे सब नाल वड्डी वडंबना है भी कोई भी सरकार ऐसी नज़र नहीं आई जिन्हें अपने राज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। 8 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਜਿੱਦਣ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ 2 ਲੱਖ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਔਖੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ठीक है, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ रिपोर्ट मंगी जिते बहुत झाड़ा पईयां। कुल मिला के जैसा कि संदीप सिंह ने बताया, सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करेगा ये अदालत ही जाने। लेकिन हम एक बात जान लेते हैं, शहर में एक बड़ा मसला है फीसों को लेकर। जी हाँ, कोरोना के संताप के आगे मैं समझता हूँ कि सभी व्यवसाय के हाथ खड़े हो गए हैं, और अब परिजनों ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि स्कूल का पैसा, स्कूल की फीस नहीं देंगे। तो सर आप मुझे बताइए, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, परिजन क्या कहते हैं, स्कूल क्या कहता है, होना क्या चाहिए? एक शब्द बार बार सुनने ਨੂੰ मिल रहा है, ਡੈਫਰ ਡੈਫਰ ਡੈਫਰ। शायद ਅੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਫਰ। ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਵਧਿਆ। ਡੈਫਰ ਹੈ ਕੀ? ਡੈਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਅੱਜ ਲੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
तो ये सियासत हो गई कहीं ना कहीं डेफर में। ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਟਨ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 35,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੀਐਨ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੈਂ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ। बिल्कुल, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ परेशान ने, स्कूल अपनी जगह परेशान। चलिए, लाइव भारत पर संडे स्पेशल जनता की आवाज में ये सबसे बड़े मामले जो थे हमने उठाए। और आखिरी सवाल सर, डैफर ते डफर विच की फर्क है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਫਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਡੈਫਰ ਦੇ ਸਿਰ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत जनता की आवाज संडे स्पेशल लाइव भारत में संदीप सिंह जी। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, संदीप सिंह के साथ हम बात करते रहेंगे। अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स कीजिए, हमारे लाइव भारत को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आवाज़ भी दीजिए, यानी कि आप क्वेश्चन लेके भेजिए। हम आपके मुद्दे जनता की आवाज़ में उठाएंगे और हम बात करेंगे अगले संडे को इसी मंच पर संदीप सिंह के साथ। तब तक आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।